देखो लास्ट क्लास तक सर्टेन टर्म्स पढ़ा था हम लोग, जहाँ पे हमने हर्षव का ई बाइक का शोरूम स्टार्ट किया था। ठीक है। हर्षव ने क्या किया था, धंधे में पैसा लगाया था 10 लाख रुपए। तो बिजनेस में कैपिटल बोल के एक लाइबिलिटी आ गया और बैंक बैलेंस प्लस हो गया था। फिर हर्षव ने अपने शोरूम में एसी लगाया, फर्नीचर लगाया। राइट। तो ये एसी और फर्नीचर उसके लिए क्या हो गया, एसेट। क्लियर है। फिर उसने क्या किया, एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी था, वो ई बाइक्स बनाता है, तो उसके पास गया और 40 ई बाइक्स खरीद के लेके आया। और हर एक ई बाइक का वैल्यू क्या था, 30,000। उतना में परचेज किया, तो उसके लिए वो क्या हो गया, परचेज ऑफ गुड्स। वी हैव सीन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड एसेट्स। गुड्स का मतलब क्या था, स्टॉक पर नहीं, स्टॉक गुड्स सिर्फ खरीदता है, यस। वो सारा सामान जो अपन बेचने के लिए खरीदता है, हमारा इंटेंशन क्या है, हम खरीदेगा और उसको प्रॉफिट लगा के बेच देगा, तो उसी को अपन गुड्स बोलता है। इसीलिए एसी और फर्नीचर को हमने गुड्स नहीं बोला था। हाँ, जो पर्सन ये एसी और फर्नीचर सेल कर रहा था उसके लिए गुड्स था। क्लियर है। देन हर्षव ने क्या किया, एक उसका एक रिलेटिव आया, उसको उसने 4 ई बाइक्स बेच दिया। ठीक है। 4 ई बाइक्स बेच दिया था, कितने रुपए में, 3 ई बाइक्स बेचा था ना, 3 ई बाइक्स बेचा 60,000 ईच करके, तो 1,80,000 रुपीज में सेल किया। तो हमने देखा कि 30,000 में तो इसने खरीदा और बेच रहा है 60,000 में, मतलब 30,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा था उसको। क्लियर है। 30,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा था। फिर उसने बिजनेस में सर्टेन एक्सपेंसेस किए थे, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मिसलेनियस छोटा मोटा खर्चा। तो ये सब करने की वजह से उसका नेट प्रॉफिट निकल गया था। नेट प्रॉफिट यहां तक समझ में आया था। अब बिजनेस के अंदर एक चीज देखो, हम लोग क्या करता है बिजनेस में, कब रिकॉर्ड करता है, याद है वो चीज, हर्षव ऐसे ही खाली बैठा था, पड़ोसी आया, इन लोग बातें कर रहा था, फिर चाय पिया, पड़ोसी खुद अपने पॉकेट से पैसा देके चला गया, तो क्या वो बात हमने बिजनेस में लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, इट्स एन इररेलीवेंट। क्योंकि बिजनेस के अंदर हम लोग सिर्फ क्या लिखता है, रेलिवेंट, जो रिलेटेड टू बिजनेस होगा वही बात लिखेगा हम लोग। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हर्षव ने क्या किया, ऐसे बना तो लिया कि मेरे पास क्या क्या एसेट है और क्या क्या लाइबिलिटीज है, लेकिन इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। एक बात बताओ, तुम लोग सबका कपड़े का वार्डरोब होता है अपना, ड्रेसिंग टेबल, सब कुछ होता है, अलमीरा है। उस अलमीरा में क्या करता है तुम लोग ऐसा करता है कि नाइट वेयर, पार्टी वेयर, डेली वेयर सबको जम्बल्ड अप मिक्सअप करके तुम ऐसे नहीं करता है, तो क्या करता है, मतलब जो कपड़ा तुम कभी कभी यूज करेगा, जो क्लोथ तुम कभी कभी यूज करता है, पार्टी वेयर है, महंगा भी है। ठीक है, महंगा भी है, पार्टी वेयर कपड़े महंगे होते हैं, उसको क्या करता है, बहुत संभाल के अच्छे से रखता है, कवर में रखता है, एंड अलग से रखता है कि ताकि उसमें उसका आयरन खराब नहीं हो, दाग नहीं लग जाए, कट नहीं जाए, कुछ नहीं हो उसको। राइट। देन उसके बाद तुम्हारे कैजुअल वेयर, ठीक है, जो तुम ओकेजनली मतलब डेली बेसिस पे पहनता है, फॉर्मल्स वगैरह या फिर ट्यूशन आना जाना, उसको तुम सिस्टमेटिक वे में रखता है। एंड देन एक होता है नाइट वेयर, जो तो तरीके से कोई बात नहीं, ट्राउजर है, टी शर्ट है, रख दिया, रात को तो पहनना है उसको, उसमें तो कुछ वैसा नहीं करता ना। हम लोग वहां पे सिस्टमेटिक क्यों किया, है तो कपड़ा ही ना। क्या हो जाता, तुम सूट का पैंट, सूट, ट्राउजर, टी शर्ट सबको इकट्ठा करके एक साथ रख देता, क्या फर्क पड़ जाता, प्रॉब्लम होता है ना। पता ही नहीं चलता भाई कौन सा मेरे लिए हाई वैल्यूएबल है और कौन सा मेरा नॉर्मल है, क्योंकि टाइम वेस्ट भी होता। प्लस देखो, यदि सूट खराब हो जाए तो वापस बनाने में पैसा भी लगता है। एक सूट बनाने में मिनिमम 4, 5, 6 हजार रुपए तो लगेगा। सस्ता वाला भी बनाएगा तो महंगा में जाएगा, तो ऊपर कोई लिमिट नहीं है, बट इतना खर्चा तो आएगा ना तुम्हारे पास में। लेकिन एक ट्राउजर, एक नॉर्मल नाइट वेयर टी शर्ट इधर उधर हो भी गया तो क्या है, फिर से आ जाएगा 500, 700, 1000 रुपए, उतना ही मैक्सिमम नाइट वेयर। अब ऊपर में लेने जाओ तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बट एक नॉर्मल कैटेगरी ऑफ पर्सन, उसके लिए एक नॉर्मल है, 200, 400, 500 रुपए का टी शर्ट रात को पहनने के लिए आ जाता है, तो वहां पे इतना टेंशन नहीं है। राइट। अब यानी तुमने, और एक चीज, आ, कभी ऐसा देखा कि ज्वेलरी मम्मी ऐसी फ्लोर पे रख देती है,
या फिर तुम लोग फ्लोर पे ज्वेलरी रखा हुआ देखता है घर पे कि रास्ते में चल रहा, अरे सोने का चेन, अरे इयररिंग्स, हमने ऐसे बहुत ऐसे ही गिरा दिया। ऐसे ही रखते हैं अपन तो घर पे, ऐसे रखता है क्या कोई? क्या करते हैं सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि वो वैल्यूएबल आइटम है। तब तुम लोग उसको क्या करता है, लॉकर में रखता है, किसी का नजर ना चला जाए, चोरी ना हो जाए, क्योंकि वो तुमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, राइट? सिमिलरली बिजनेस के अंदर में भी ऐसा ही होता है। आपने क्या किया, सब कुछ, कोई भी वैल्यूएबल आइटम है तुम्हारे लिए एसेट है। जैसे मैंने बोला कपड़ा इज एन कपड़ा फॉर यू ना, वेदर इट इज ए नाइट वेयर, वेदर इट इज फॉर द पार्टी वेयर, है तो क्लोथ ही, राइट? बट स्टिल उसका सेग्रीगेशन किया ना, ताकि फॉर द अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म तक चलेगा कपड़ा, उसको तुमने सुंदर से, और जो महंगा भी है, सुंदर से अच्छे से एकदम अलमीरा का एक ऐसा कॉर्नर में रखा जहां पे बाकी चीजें तुम नहीं रखते हो, कवर के अंदर पैक कर पुरा के। लेकिन जो चीज ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, जैसे नाइट वेयर कपड़े, हर 6 महीना 8 महीना 1 साल में तुम नया खरीदता है, राइट? तो उसका इतना वैल्यू नहीं ना, तो उसको तुमने एक नॉर्मल कैटेगराइज में किया। सिमिलरली बिजनेस के अंदर में एसेट्स भी ऐसा ही होता है। कुछ एसेट्स ऐसा है जो तुम्हारे साथ बिजनेस में लंबे समय तक चलेगा और तुमको बेनिफिट देता जाएगा। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसा है जो कुछ समय के लिए ही है तुम्हारे पास में, बाद में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि एसी, फर्नीचर, तुमने अपने शोरूम में जो ये एसी और ये फर्नीचर जो किया था खर्चा, तो क्या ये सिर्फ हर साल करेगा क्या तुम? अरे एक बार कर दिया, ये तो लॉन्ग टर्म तक चलेगा ना। कम से कम ये फर्नीचर 5-10 साल तक तो अब नया बनाने का जरूरत नहीं है। एसी भी तुमको 4-5 साल तक चेंज करने का जरूरत नहीं है, इतना तो चलेगा ना। यानी ये मेरे बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक चलेगा। लेकिन स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या था? जो अनसोल्ड गुड्स मेरे बिजनेस में पड़ा उसको स्टॉक बोलता है। लेकिन ये कब तक रहेगा? उम्मीद क्या है कि भाई जितना जल्दी अपन बेच सके, अपना इंटेंशन क्या है बिजनेस में, जितना फटाफट अपन उसको सेल कर सके। कल बिक गया तो कल, नेक्स्ट मंथ, नहीं तो 1 साल के अंदर अंदर तो बेचना ही है। नहीं बिका तो टेंशन हो जाएगा कि मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। सामान तो अपन खरीद लिया, अब नहीं बिक रहा है तो टेंशन होगा ना। तो क्या चाहते हैं अपन, विद इन 12 मंथ तो कैसे भी करके बेचना है। हर्षव ने अपने रिलेटिव को 3 ई बाइक सेल किया था, 1,80,000 रुपए में, उधार में सेल किया था। कब उनसे पैसा कब लेगा? ले लेगा ना अगला 4-5 साल में। ऐसा करेगा क्या? तो क्या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 6 महीना, उतना में तो तुम रिकवरी करने का कोशिश करेगा ना। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं लगता वो रिलेटिव एसेट था तुम्हारा? लेकिन क्या वो बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रहेगा क्या तुम्हारे? उसको तो भाई शॉर्ट पीरियड तक ही रखना है, जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए। स्टॉक, क्या तुम उसको लॉन्ग टर्म तक रखेगा क्या? शॉर्ट पीरियड तक ही रखेगा। इसीलिए हम लोग भी क्या करता है, जैसे आप वार्डरोब में क्लासिफिकेशन करता है, हम लोग बिजनेस में भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन करता है। एसेट्स का समझ में आया? कुछ एसेट ऐसी है जो लॉन्ग टर्म तक जाएगी मेरे साथ, लंबे समय तक धंधे में काम आने वाली है। और कुछ है जो शॉर्ट पीरियड के लिए ही है। शॉर्ट पीरियड कुछ भी हो सकता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। नॉर्मली बिजनेस में शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है विद इन 1 ईयर, क्योंकि हम अकाउंटिंग 1 साल का करते हैं, राइट? एवरी ईयर टू ईयर हम लोग उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है बिजनेस का। 1 साल धंधा करने के बाद आप क्या करते हैं, आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपके एकेडमिक्स में होता है, एवरी ईयर एनुअल एग्जाम होता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि 2 साल 3 साल में एक बार एनुअल एग्जाम होता है, ऐसा तो नहीं होता ना। 10th हुआ, 10th का एग्जाम खत्म, अब 11th की बारी आ जाएगी, राइट? तो कुछ एसेट्स ऐसा है जो मेरे बिजनेस में शॉर्ट टर्म रहेगा, और कुछ है जो लॉन्ग टर्म रहेगा। लॉन्ग टर्म का एग्जांपल फर्नीचर, एसी, ये सब लॉन्ग टर्म रहेंगे मेरे साथ में। मशीनरी, यदि आपने कोई हैवी मशीन लगा रखा है तो डेली थोड़ी खरीदेगा मशीन, तो खरीद लिया ना, अब रुक जा, क्लियर है ये? और शॉर्ट टर्म में एग्जांपल स्टॉक, डेटर, फटाफट लेना है ना उससे पैसा। आई बात समझ में? वैसे ही लाइबिलिटीज के साथ होता है। यदि आपने एसेट का वार्डरोब ठीक कर दिया, तो लाइबिलिटीज के साथ भी तो वैसे ही होगा। कुछ पैसा ऐसा है जो आपको 1 साल के अंदर पेमेंट करना ही पड़ेगा,
जैसे हर्षव ने जिससे ई बाइक्स खरीदा था, वो बंदा क्या वेट करेगा क्या? वो भी तो चाहेगा फटाफट पैसा मिले और तुमको पे भी करना पड़ेगा। यानी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी तो है, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक रहेगा क्या धंधे में? शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, लेकिन मालिक कैपिटल, कैपिटल क्या लगता है? अरे ये तो चलता ही जाएगा ना जब तक धंधा चल रहा है। तो ये वाला लाइबिलिटी बिजनेस के लिए लंबे समय तक जाएगा। यदि तुमने कोई लोन लिया है 10 साल के लिए, तो वो जो लोन का वैल्यू है वो भी तो लंबे समय तक तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है। आई बात समझ में? तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे एम्प्लॉय का जो सैलरी पेड करता है वो अकाउंट्स में आपका लायबिलिटी साइड पे लिखा जाएगा कि एसेट साइड? क्या चीज? एम्प्लॉय का जो पेड सैलरी होता है, जो पे कर दिया, लाइबिलिटी क्या होता है? जो पे करना बचा जो पे करना है, बचा है। और अभी तुमने क्या बोला? पे किया हुआ, पे कर दिया, तो बचा कहाँ है? तुम्हारा टेंशन क्या होता है? नोट डाउन करना इज डिफरेंट। यू आर सेइंग कि आपने सैलरी पे कर दिया, तो क्या वो आपका लाइबिलिटी है क्या? हम पूछा दोनों में से किस साइड लिखा जाएगा, एसेट साइड की लायबिलिटी? दोनों साइड ही नहीं लिखेगा। एसेट में क्या लिखेगा? अरे तुमने सैलरी दिया है, वो तो तुम्हारा खर्चा दे दिया ना। लायबिलिटी में नहीं आएगा, आएगा, बैंक से पैसा कम होगा और कहीं ना कहीं ये खर्चा है तुम्हारा। एक्सपेंस इक्विवेलेंट टू लॉस होता है, क्योंकि वो तुम्हारे प्रॉफिट को कम कर देगा ना। तो प्रॉफिट किसके पास जाता है? तो हम लोग ऑनर से ये माइनस कर देगा। आएगा जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर टच करोगे ना, तो वहां पे ये सारी चीजें आएगी। बट ये चीज ध्यान रखना, मेरे एसेट और लाइबिलिटी साइड में क्या आता है? एसेट में मेरी वैल्यूएबल सामान एंड वो सारा चीज जिससे मेरे को पैसा आएगा। इफ मेरे पास बिजनेस में पैसा आएगा तो एसेट है, और इफ पैसा जाएगा, पैसा चला गया, तब वो एक्सपेंस है। पैसा चला ही गया है, एक्सपेंस है। पैसा आ ही गया, इनकम। राइट? आना बाकी है एसेट, देना बाकी है लाइबिलिटी। क्लियर है? assets and liabilities can be classified into या फिर can be classified as under शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को फाइनेंस के लैंग्वेज में, बिजनेस के लैंग्वेज में बोला जाता है करंट। क्या बोलेंगे? करंट। हाँ, करंट मतलब एकदम करंट नहीं, यहां पे करंट का मतलब है विद इन 12 मंथ्स। विद इन 12 मंथ। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है जो विद इन 12 मंथ्स है। ठीक है? करंट का मतलब हो गया विद इन 12 मंथ्स। वैसे तो वर्ड विद इन 12 मंथ्स नहीं यूज होता, यूज होता है विद इन ऑपरेटिंग साइकिल्स। विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है? एक जगह से स्टार्ट होता है, वो पूरा घूमता है, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, वैसे। ठीक है? विद इन ऑपरेटिंग साइकिल होता है। आप लोग हमेशा अज्यूम करना एक बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने ही होता है। क्या इससे ज्यादा या कम हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बट कम नहीं होता, ज्यादा हो सकता है। ठीक है? थोड़ा हायर लेवल का नॉलेज है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक साल तो 12 महीना का ही होता है, फिर 12 महीने से ज्यादा एक साल कैसे हो सकता है? लॉ में प्रोविजन है, इफ आपका बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, बिजनेस का फर्स्ट ईयर है, देन योर ऑपरेटिंग साइकिल, मतलब जो एक साल है, उसको आप 15 महीना भी ले सकता है, 16 महीना भी ले सकता है, 18 महीना भी ले सकता है, ओनली इन द फर्स्ट ईयर। एंड देन फिर नेक्स्ट ईयर से वो 12 मंथ्स ही होगा। जैसे कि सपोज किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को,
अभी थोड़ा देर में बताता हूँ, ठीक है, आराम से। पहले इसको लिखते हैं, वरना तुम लोग को और एक दो टर्म मुझे समझाना पड़ेगा पहले, फिर आएगा अपन वहां। आज अपन ने आराम से समझा कि एसेट्स लायबिलिटी तो समझा था क्या होता है, फिर डेटर क्रेडिटर कैपिटल ये सब समझा था। ये भी समझ लिया कि हर एक को सजाना भी पड़ेगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो एसेट्स दो तरह का होता है, एक तुम्हारा शॉर्ट टर्म जिसको अपन बोलता है करंट एसेट, ठीक है, और या फिर लॉन्ग टर्म को बोला जाता है नॉन करंट। तो एक होगा करंट एसेट्स और एक नॉन करंट एसेट्स, और एक होगा करंट लायबिलिटीज और एक नॉन करंट लायबिलिटीज। तो विद इन 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म यानी करंट, एंड बियॉन्ड 12 मंथ्स तो वो क्या हो गया, नॉन करंट। यदि बियॉन्ड 12 मंथ्स है तो वो आपका नॉन करंट हो जाएगा। तो एक बात बताओ, करंट एसेट्स अब मैं तुम लोगों से पूछूं कि क्या होता है तो क्या लिखोगे? करंट एसेट का मतलब क्या? those assets which will be converted into cash within a period of एक काम करना तुम लोग ना, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल्स, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल ब्रैकेट में लिख देना, दैट इज 12 months. Those assets which will be converted into cash within operating cycle are known as current assets. ठीक है, एग्जाम्पल स्टॉक, और बोलो डेटर्स, और बोलो बैंक। अरे बैंक विद इन रियलाइज कभी भी कर सकता है ना, यहाँ तो विद इन 12 मंथ बोला, तो बैंक का पैसा भाई जब मन चाहो तब निकाल लो। बैंक दोनों हो गए ना, क्या चीज? करंट भी हो गया अपने, नहीं, नॉन करंट कैसे होगा बैंक बैलेंस? कभी भी नहीं होगा। एक साल के बाद यदि तुमने बैंक लोन लिया है तो वो अलग है, वो लोन है। ये तुम्हारा पैसा है जो बैंक में रखा हुआ है, बैंक से तो कभी भी निकाल सकते हैं। हाँ कभी भी निकाल सकता, तो वो भी तो मेरे लिए करंट एसेट हुआ। इवन तुम्हारे बिजनेस एफडी तो 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए करवाते हैं हम लोग। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। हाँ हाँ, तो ज्यादा हो गया तो यहाँ नहीं आएगा। तो बट वो एफडी बैंक अकाउंट नहीं होता। बैंक मीन्स तुम्हारा बैंक में जो पैसा है, एफडी पूरा पूरा पैसा ही अलग हो जाता है, अलग नाम से तुम्हारा एक अकाउंट खुलता है जो एफडी अकाउंट बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। इवन कैश, जो तुम्हारा बिजनेस में कैश है वो भी तो करंट एसेट ही है। हर बार रियलाइजिंग कैश होना जरूरी थोड़ी ना, वो तो अपने आप में ही कैश है। कैश को क्या कैश में रियलाइज करोगे कि 10 का नोट पड़ा है तो एक एक का सिक्का लेके आओगे? कन्वर्ट थोड़ी करना है। क्लियर है? एक्सेट्रा, इन सबको अपन करंट एसेट्स बोलते हैं। क्लियर है? तो नॉन करंट एसेट क्या होगा? क्या लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स में? those assets which will be used for a period of more than 12 months or which will be converted after the converted into cash after
आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल उसको नॉन करंट एसेट्स बोलता है। एग्जाम्पल बोले तो फर्नीचर, एसी, मशीनरी, फिक्स डिपॉजिट, अभी इसने बोला ना एफडी, तो ये सब क्या है? ये सब नॉन करंट एसेट्स है। पर बिजनेस मैन भी तो नॉन करंट एसेट में आ जाएगा ना। बिजनेस करेगा, अच्छा वो नॉन करंट लायबिलिटी में। यहां तक क्लियर है? सिमिलरली क्या होता है? करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। current liabilities, those liabilities which will be शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो ना। yes, which will be settled, those liabilities which will be settled or paid off within operating cycle, that is 12 month, तो उसको अपन करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। एग्जांपल में क्रेडिटर्स आ जाएगा। क्रेडिटर्स आ गए अपने एग्जांपल में, ठीक है। और भी आएंगे जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, बट अभी तक तो क्रेडिटर तो समझा ही है। कौन होता है क्रेडिटर? जिससे अपन उधार में गुड्स खरीदता है, ठीक है। गुड्स, ध्यान रखना, गुड्स का मतलब क्या था? जिस चीज में अपन डील करता है, रीसेल के लिए जो हमने परचेज किया है उसको अपन गुड्स बोलेगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होगा? Yes, those liabilities which will be settled or to be paid after the ऑपरेटिंग साइकिल, उसको अपन नॉन करंट लाइबिलिटीज बोलता है, इज नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल, बैंक लोन मतलब कैपिटल, बैंक लोन। ठीक है, एक टर्म ध्यान में रखना, बाद में समझा देगा हम, डिबेंचर्स। अभी बताने से भी समझ में नहीं आएगा। डिबेंचर्स एक्सेट्रा, समझ में आया?
ये क्लियर रहेगा हाँ। कि करंट क्या होता है, नॉन करंट क्या होता है? करंट का मतलब जो विद इन 12 मंथ्स है। इफ विद इन 12 मंथ पैसा आना है तो वो करंट एसेट है। विद इन 12 मंथ पैसा जाना है, करंट लाइबिलिटीज। विद इन बियॉन्ड 12 मंथ्स तक हम लोग यूज करेगा, नॉन करंट एसेट। आफ्टर 12 मंथ्स मैं किसी को पेमेंट करूंगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्लियर है ये चीज? कैपिटल नॉन करंट लायबिलिटीज में क्यों आया? क्योंकि धंधे में तुमने आज पैसा लगाया, अब तो मालिक को पैसा कब मिलेगा? जिस दिन धंधा बंद होगा। तो बियॉन्ड चलता ही जाएगा ना। जो लंबे समय तक चलेगा वो नॉन करंट, और जो शॉर्ट पीरियड के लिए वो करंट। क्लियर है? अब देखो कुछ और टर्म समझता है। मैंने बोला था बिजनेस के 4 ही पिलर्स है। कौन से कौन से? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी। इसी पे धंधा खड़ा है। इसमें से एक भी टूटा धंधा खत्म। यदि इनकम खत्म तो धंधा खत्म, खर्चा खत्म तो ऐसा कोई धंधा हो ही नहीं सकता है, एसेट खत्म तो धंधा चलाएगा नहीं, और लायबिलिटीज खत्म तो ऐसा भी धंधा है नहीं। कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। तो ये चारों पैर ऐसे हैं जो चाहिए अपने को, जिसमें से दो ही चीज के लिए अपन काम करता है। इनका बैलेंस यदि नहीं है, इनका यदि बैलेंस नहीं है, सीसो कैसा होता है? कैसा ही होता है क्या? हाँ? ऊपर ही होगा ना। ये सीसो है, ठीक है। ये सीसो में दो जन बैठे हैं, एक बैठा है इनकम और एक एक्सपेंस। पता है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैच कर लेता है। कैसे मैच कर लेता है? कि गिर ना जाए। इन बिजनेस का इनकम और एक्सपेंस यदि इस तरीके से बैलेंस्ड है कि वो गिरेगा नहीं, तो मतलब बिजनेस सही जा रहा है। यदि इसमें से कोई भी गिर गया, मतलब बिजनेस का एक पैर गिर गया, और चेयर का एक पैर चला गया, मतलब आदमी भी गिरेगा, तो धंधा भी गिरेगा अपना। तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस को बैलेंस रखना होता है मेरे को। ये हमेशा बैलेंस होगा। जैसे सपोज कोई बिजनेसमैन बोले कि हम पूरा साल भर में है ना 50 लाख रुपए कमाता है, बोला वेरी गुड। 50 लाख रुपए कमाता है, वेरी गुड। बोला इसके लिए खर्चा कितना करना पड़ता है? खर्चा सिर्फ कुछ नहीं, 5,000 रुपए लगता है पूरा साल का। ऐसा कौन सा धंधा है भाई, हम लोग को बताओ, अपन करेगा? 5,000 रुपए बिजनेस में खर्चा करके आप 50 लाख कमा रहे हैं। सट्टाबाजी कर रहा होगा पूरा, सिर्फ इंटरनेट का ही खर्चा लगता है। सेम नहीं हो, नहीं सेम नहीं हो। मैंने क्या बोला, सी 100 के अंदर में हम लोग बैलेंस करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कम से कम 50 लाख रुपए कमाने के लिए वो धंधे में कम से कम 8-10 लाख का खर्चा तो करेगा। एक ये वाजिब लगता है। कोई मेरे को बोले हम 50 लाख रुपए कमा रहा है और मेरा ईयरली एक्सपेंस है 50,000, हम वही बिजनेस करेगा, हम वही बिजनेस करेगा। 50,000 का खर्चा कर लेगा, चलो कोई बात नहीं, 50 लाख कमाने को मिल गया, समझ रहा है? मल्टीपल्स। तो ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हमारी जैसी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंस भी होता है बिजनेस में। इसी को अपन बोलता है मैचिंग कंसेप्ट, दैट योर इनकम शुड मैच विथ योर एक्सपेंसेस। ऐसा नहीं है यदि तुम बोलेगा कि हम पूरा बिजनेस में 50 करोड़ का खर्चा किया और पूरा साल भर में कुछ भी नहीं कमाया, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। कंपनी डूब गया, ठीक है, बंद ही कर दो ना भाई, चला क्यों रहे? 50 करोड़ का खर्चा करके कुछ नहीं कमा रहा है तो बंद ही कर दो ऐसा धंधा। तो यानी यही होता है मैचिंग कंसेप्ट। क्लियर है? बाद में और एक बार समझाऊंगा मैं मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, कि योर इनकम शुड ऑलवेज मैच विद द एक्सपेंसेस। क्योंकि सुनने में भी तो एक वाजिब लगना चाहिए ना, राइट? अब इनकम में भी क्या होता है, एक होता है इमीडिएटली मिल जाता है। जैसे कि हर्षव का ई बाइक का शोरूम था, ठीक है, हाँ, कैश होने से इमीडिएटली हो गया। कस्टमर आया, रिलेटिव, पैसा तुरंत दे दिया, तो इसने अपना इनकम मान लिया, राइट? अब हर्षव का क्या हुआ, ई बाइक्स तो है ही, चलो उसने ये धंधा तो किया ही,
इसके पास में बिजनेस में बहुत बड़ा शोरूम ले लिया, तो इसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी खाली पड़ा था बट उतना काम नहीं आ रहा, तो इसने क्या किया, उस प्रीमाइसेस को रेंट पे लगा दिया। भाई खाली पड़ा है, कहीं से तो पैसा आए, भाड़े पे लगा दिया, अब रेंट मिलना है। रेंट बताओ हर्षव के लिए इनकम है या नहीं है? इनकम है। कमाई है ना भाई, रेंट आएगा तो पैसा इनकम है। अब क्या हुआ कि जिसको भी रेंट पे दिया, जिसको रेंट पे दिया उसने हर महीने का रेंट टाइम पे दिया। हर्षव ने टर्म्स एंड कंडीशन रखा था, देखो भैया महीना खत्म होता है 30 को या 31 को, उससे पहले मेरे पास में पैसा आ जाना चाहिए। मतलब महीना का लास्ट वीक में आप हमको हमारा रेंट दे देगा, आपको मंजूर है तो हम देता है, वरना टाटा बाय बाय। मान गया बेचारा, बोलता है ठीक है सर, आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा मंथली रेंट। ईयर स्टार्ट हुआ, टाइम टू टाइम रेंट मिल रहा था, बट ईयर का लास्ट 2 मंथ्स का रेंट, चलो लास्ट मंथ का रेंट वो नहीं दे पाया कुछ रीजन की वजह से। उसने बोला कि भैया हम अगला महीना दे देगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट मंथ में आपको साथ में ही दे देगा। हर्षव बोला ठीक है, आदमी तू बढ़िया है, पूरा साल भर तो टाइम पे रेंट दे रहा था, मजबूरी हो जाता किसी ना किसी का, तो इसने बोला ओके इट्स फाइन, कोई बात नहीं, आप मेरे को नेक्स्ट मंथ दे देना। लेकिन एक बात बताओ, ये पैसा तो इसको मिला नहीं, क्या इसका मतलब इसका इनकम में भी काउंट नहीं होगा क्या? अभी अभी तो नहीं होगा, बाद में होगा। नहीं होगा, ये तुम लोग का बोलना है, ठीक है। एग्जाम्पल बदलता हूं, मैंने सपोज इमीडिएट नहीं होगा। मैंने सपोज 100 स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाया, 11 का सारा बैच, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, किसी ने भी फीस नहीं दिया। बोलता भैया 12th तो पढ़ना ही है, 12th तो पढ़ना ही है, कंटिन्यू करेगा ही, तो एक काम करता है 12th के साथ में ही आपको दे देगा। ठीक है भाई 12th के साथ दे देना, और तो हम क्या बोले, जबरदस्ती तो बोल नहीं सकता है, तो बोला 12th के साथ में देगा, बोला ठीक है। अब ईयर एंड में घर पे गया, पापा मेरे से हिसाब मांगता है, बता पूरे साल भर में कितना कमाया, तो हम क्या बोलेगा? 0। क्या हम कुछ नहीं कमाया क्या? यदि हम ऐसा बोलेगा तो पापा क्या बोलेगा पता है? इंस्टीट्यूट बंद कर, चुपचाप कल से दुकान आ जाना, या फिर सीए का ऑफिस स्टार्ट कर लेना, कम से कम कुछ तो कमाएगा। यदि तो कुछ नहीं कमाएगा, फिर हम क्या बोलेगा, अरे नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमको डर लग रहा है बंद कर रहा है, हमको मेरा इंस्टीट्यूट बंद करा देगा पापा। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम पढ़ाया 100 बच्चा को, उन सबसे फीस लेना है, उन लोग अगला महीना देगा, मतलब 12th में साथ में देगा, हम ऐसा बोलेगा। इसका मतलब हम पैसा तो कमाया है, बट हमको मिला नहीं है, इमीडिएट मिला नहीं है ना, फ्यूचर में मिलना है, फ्यूचर में तो मिलेगा ना। अब बताओ ये जो ट्यूशन फीस मेरे को मिलना है, मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? अभी बताया था, आना है तो एसेट और जाएगा तो लाइबिलिटी। अब मेरे को फीस तो मिलना है, बट मिला तो नहीं। ईयर एंड में आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो हम लोग को गवर्नमेंट को बताना पड़ता है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि आपने कितना इनकम अर्न किया पूरे साल भर में, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली क्या है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपना इनकम डिस्क्लोज करता है। अब मेरे से गवर्नमेंट पूछती है बता तूने कितना कमाया, फीस तो कोई दिया ही नहीं, मैं जीरो कमाया, जीरो कमाया, ओके गवर्नमेंट बोलता ओके फाइन जीरो कमाया, लेकिन तेरा फेसबुक स्टोरी और इंस्टा स्टोरी में मैंने देखा कि मालदीव्स घूम के आया था इस बार, दुबई भी घूम के आया है, पॉकेट में आईफोन आईपैड पढ़ाने के लिए, ये कहां से आया? जब इनकम जीरो है तो खर्चा कहां से कर सकता है, और तेरे कोई लोन भी नहीं चल रहा है, कहानी तो हजम नहीं हुआ ना। तब मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा मैंने कमाया बट मेरे को पैसा नहीं मिला, यानी मेरे को गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा वो मेरा उस साल का इनकम है 100 स्टूडेंट्स का। ऐसे बोलने से नहीं होगा कि मैंने अर्न नहीं किया, राइट, पैसा नहीं मिला इट्स अ सेकेंडरी मैटर, बट मेरा कमाई तो हुआ है ना, राइट, अगले साल आ जाएगा कोई बात नहीं, बिजनेस में तो ऐसा ही होता है ना। अब जैसे हर्षव का रिलेटिव आया, ई बाइक्स लेके गया, पैसा तो बाद में दे रहा था, तो हर्षव क्या बोले, अरे यार पूरा दिन में एक ई बाइक नहीं बेचा, ऐसे बोलेगा क्या? बाइक बेचा लेकिन पैसा बाद में आएगा, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अक्रूड इनकम। क्या बोलता है? अक्रू, अक्रू हो गया, मतलब मिलना तो था बट मिला नहीं, नेक्स्ट ईयर मिलेगा। इमीडिएटली मिल गया तो वेरी गुड, ये तो वेरी गुड है, ठीक है।
but related to my current year, इस साल से रिलेटेड था, will receive in next year. ये भी तो इनकम ही है मेरा। अरे साला करंट ईयर का तो इनकम ही है मेरा। तो इसको मैं बोलता हूं अक्रूड इनकम। अक्रू हो चुका है, ड्यू हो चुका है, बस मिलना बाकी है, राइट। इसको अपन बोलता है अक्रूड इनकम। ये मेरे लिए क्या होगा हमेशा? एसेट होगा। कैसा एसेट? मतलब मेरे को साल भर के बाद पैसा मिलेगा? करंट ही होगा ना। अरे भाई अगले साल तो मिल ही जाएगा ना, विद इन 12 मंथ्स। तो मेरे लिए कौन सा एसेट होगा ये? तो इसको अपन लिखेगा समझ में व्हाट इज अक्रूड इनकम? अक्रू इनकम का मतलब क्या होता है? करंट ईयर का पैसा जो हमने अर्न कर लिया, बट वो कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर। उसको अक्रूड इनकम बोलता है। ये ऐसा भी तो हो सकता था कि कुछ लोगों ने, जैसे कि हर्षव का जो प्रीमाइसेस उसने रेंट में दिया था, जो लास्ट महीना का रेंट नहीं आया, तो वो उसके लिए अक्रूड इनकम हो गया। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता था वो जो लैंडलॉर्ड, वो जो टेनेंट है, उसने क्या किया, हर्षव को बोला कि सर ये मार्च महीना का तो रखिए आप, ये लास्ट मंथ ऑफ द ईयर है इसका तो रखिए, ये अगला 3 महीना का भी आप रख लीजिए। आप हर महीने परेशान कर देता है, आके खड़ा हो जाता है सर पे 25 तारीख से लेके 31 का बीच में, ला ला ला। तो बोलता है हेडेक छोड़ो सर, आप 3 महीना का पहले ही रख लीजिए, राइट। ऐसा बहुत बार हम लोग करता है कि जैसे कि सपोज कुछ लोग क्या करता है, पहले ही स्कूल वालों को ट्यूशन फीस देता है पूरा साल भर का, टेंशन खत्म ना, देना तो है ही। हर क्वार्टर स्कूल वाला तगादा करेगा, कॉल करेगा, बेटर है देखे नक्की करो, राइट। ऐसा हम लोग बिजनेस में भी तो हो सकता है ना, कि मुझे इनकम आना था लेकिन किसी ने मुझे पहले ही पैसा दे दिया। सपोज कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 11 का फीस तो दिया दिया, बोला भैया जब 12 पढ़ना ही आपसे है, 12 का भी लेके नक्की करो ना, राइट। मुझे 12 का फीस भी 11 में दे दिया। अब बताओ वो जो 12 वाला फीस मिला है, क्या वो मेरा करंट ईयर का इनकम होना चाहिए क्या? वो पैसा, वो जो पैसा वो जिस स्टूडेंट ने मुझे दे दिया है 12 की फीस का, अब वो मेरे लिए टेंशन है। बोलो क्यों? क्योंकि बैच को पढ़ाऊं चाहे नहीं पढ़ाऊं, जिन बच्चों से मैंने पहले फीस ले लिया उनको तो पढ़ाना ही पड़ेगा अगले साल। मेरे लिए टेंशन है या नहीं है, हेडेक, कि साला पैसा तो देके चला गया, अब इसको तो अगले साल पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, राइट। तो ये मेरे लिए टेंशन है। इनकम तो मेरा करंट ईयर का है नहीं, किस ईयर का है? अगले साल का। तो मैं इस पैसे को एडवांस इनकम बोल सकता हूं। एडवांस में ही तो मिल गया, मुझे एडवांस में मिल गया। जो पैसा मुझे 12th में मिलना चाहिए था, 12th का पढ़ाने के समय, वो मुझे 11th में पढ़ा के ही मिल गया। तो मेरे लिए एडवांस इनकम हुआ या नहीं हुआ? सिमिलरली हर्षव को जो 3 महीने का रेंट मिल रहा था, तो वो ये थोड़ी बोलेगा ये मेरा करंट ईयर का है, नहीं ना, वो तो कब बोलेगा? नेक्स्ट ईयर ही जाके बोलेगा। तो इसको अपन बोलता है एडवांस इनकम। एक होता है इमीडिएटली जो करंट ईयर का है, एक है वो जो करंट ईयर का है बट वो मिलेगा कब, उसको अपन क्या बोलता है? अक्रूड इनकम। वो मेरे लिए एसेट है। लेकिन यदि कोई आपको पहले ही पैसा दे दे, वो आपके लिए एडवांस है, उस वो एसेट है या लाइबिलिटी है? कोई आपको एडवांस में ही पैसा दे दे, अरे 12th का बच्चा मुझे आज ही, 11th का बच्चा मुझे 12th का फीस दे दे, जाएगा ना मेरा, कुछ तो जाएगा नेक्स्ट ईयर, क्या जाएगा? सर्विसेज मुझे देना पड़ेगा। तो फ्यूचर में यदि कुछ भी जाएगा तो लाइबिलिटी है। आया समझ में? तो इनकम received in current year but related to next year,
इसको अपन क्या बोलते हैं? एडवांस इनकम। ये तुम्हारे लिए क्या है? एसेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। इनकम तो है ही नहीं करंट ईयर की, तो हम लोग इसको क्या मानेगा, या तो एसेट या फिर लाइबिलिटी। तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी है ये? करंट लाइबिलिटी। आया समझ में? क्लियर है व्हाट इज अक्रूड इनकम एंड व्हाट इज एडवांस इनकम? वैसे ही एक्सपेंस के साथ में होता है, खर्चों के साथ में भी वही कहानी चलता है। क्या हुआ कि जैसे हर्षव का एक स्टाफ है, एम्प्लॉय, सैलरी मांगेगा, ये सैलरी पे करता है, बट इसने क्या किया, लास्ट 2 months ऑफ द ईयर सैलरी दिया नहीं और बोला हम तुमको अगले साल साथ में दे देगा। ठीक है कोई बात नहीं, साथ में दे देगा। लेकिन सैलरी हर्षव के लिए इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी क्या है? एक्सपेंस। क्या हर्षव को करंट ईयर में देना चाहिए था? करंट ईयर ही तो काम किया है, लेकिन क्या ये दिया? क्या नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा ना इसको। तो नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, तो ये जो पैसा है जो इसने सैलरी का नहीं दिया करंट ईयर से रिलेटेड, वो इसके लिए एसेट हो जाएगा या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। देना पड़ेगा। इसी पैसे को अपन बोलता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या बोलता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंस related to current year which will be paid in next year। उसको अपन क्या बोलता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बाकी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तुम्हारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी या एसेट? कैसा लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। क्लियर है? ऐसा भी तो हो सकता था कि हर्षव ने जो शोरूम जिससे रेंट पे लिया था, उस लैंडलॉर्ड को 3 महीना या 2 महीने का रेंट एडवांस में पे करके छोड़ दे। अपने अपने भी तो शोरूम रेंट पे लिए थे, तो ये जो शोरूम था हर्षव का, वो क्या कर सकता है, इसका रेंट एडवांस में दे दे, 2 महीना 3 महीना पहले ही देके छोड़ दे। ठीक है, अब उसने देके तो रख दिया, देके रख दिया पैसा, तो बताओ ये जो पैसा इसने दिया है, ये एक्सपेंस है या नहीं है इसका? क्या ये एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर है क्या? इट इज रिलेटेड टू माई नेक्स्ट ईयर। तो हम उसको करंट ईयर का एक्सपेंस तो नहीं मानेगा, नेक्स्ट ईयर मानेगा इसको। अब नेक्स्ट ईयर का है, चलो ये तो ठीक है, तो इसको नेक्स्ट ईयर तक लेके जाना पड़ेगा पैसा को, तो इसको एज ए एसेट दिखाएंगे या लाइबिलिटी? एसेट। किसके लिए? हमें लैंडलॉर्ड से क्या लेना देना, हमें तो हर्षव ई बाइक्स का अकाउंटिंग करना है। एसेट है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में प्रीमाइसेस यूज करने मिलेगा ना, बिना पैसा पे किए। आज ही तो पे कर दिया। जैसे तुम लोग का क्या होता है, एक प्रीपेड सिम होता है ना, सिम कार्ड में तुम लोग क्या करता है, पहले रिचार्ज करवाता है एंड देन सर्विसेज लेता है। तो एक बार रिचार्ज करवा लिया तो कंपनी वाला मना कर सकता है क्या? सपोज आपने इंटरनेट सर्विस एक्टिवेट करवा लिया, अब तो उसको इंटरनेट सर्विस यूज करने देना पड़ेगा ना। सिमिलरली जब हर्षव ने 3 महीने का रेंट एडवांस में दे दिया, तो क्या होगा, उसको तो मिलेगा ना। 3 महीना तक तो खाली करवा नहीं सकता शोरूम, उसके बाद में बात करेगा। तो आया समझ में? तो इस टाइप के एक्सपेंस को अपन बोलता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड, पहले ही, जैसे आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ है, आजकल तो सब घर में वो प्रीपेड मीटर लग गया। जब उसमें पैसा रहेगा तब तक बिजली चलेगा, पैसा खत्म बिजली भी खत्म, राइट? तो वो क्या है, प्रीपेड। पहले अपन पे करता है और बाद में अपने को सर्विसेज मिलता है, राइट? तो
क्या होगा, एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर बट रिलेटेड टू राइट, इसको अपन क्या बोलता है, प्रीपेड एक्सपेंस। ये तुम्हारे लिए क्या होगा, करंट एसेट। क्लियर है ये चीज, समझ में आया ना अच्छे से कि करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है। करंट एसेट्स क्या होता है, जो एसेट्स विद इन 12 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा वो मेरे लिए करंट एसेट्स, या विद इन मेरे ऑपरेटिंग साइकिल्स में। करंट लायबिलिटी क्या था, जो अपने को विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में पे करना है वो मेरे लिए करंट लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट्स क्या है, जो मेरे बिजनेस में बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल तक यूज करेगा हम लोग, तो वो मेरे लिए नॉन करंट एसेट्स। एंड नॉन करंट लायबिलिटी जो आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल हम लोग को पे करना है वो मेरे लिए नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या था, यस, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इस ईयर बट अपन लोग पे करेगा अगला साल, जैसे इसका स्टाफ का सैलरी। ठीक है, तो वो मेरे लिए करंट लायबिलिटी है। अक्रूड इनकम क्या है, जो देना है ड्यू अभी हो चुका है बट मिलेगा बाद में, जैसे 11 का फीस मिलेगा हमको 12 में, तो ड्यू हो चुका है मिलेगा हमको बाद में, तो उसको अपन बोलता है अक्रूड इनकम। वो मेरे लिए क्या है, करंट एसेट। करंट एसेट मिलेगा ना मेरे को, तो एसेट। ठीक है, आराम से सोच के बोलने का। देन प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, करंट ईयर में देख पे कर दिया रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो वो मेरे लिए प्रीपेड है। उसको अपन क्या बोलता है, इट्स अ करंट एसेट बिकॉज मेरे को सर्विसेज मिलेगा फ्री में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एडवांस इनकम क्या था, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड करंट ईयर में मिल गया, तो मेरे लिए वो लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। समझ में आया। लास्ट जाते जाते एक चीज समझना कि आप जो ये अकाउंट सीख रहे हैं, 1 साल का अकाउंटिंग करते हैं, और हमारे बिजनेस टर्म्स में 3 इयर्स होते हैं। 3 इयर्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इयर्स। एक तो फाइनेंशियल ईयर हो गया ना, यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इयर्स। कैलेंडर ईयर होगा क्या, यस, एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। नॉर्मली बिजनेस में हम लोग यही ईयर फॉलो करता है, हर बिजनेसमैन इसी को 1 साल मानता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट, एज ए गुड बिजनेसमैन, हम लोग को 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करता। हम लोग कब न्यू ईयर सेलिब्रेट करता है, 1 अप्रैल को। हमारे लिए नया साल कब है, 1 अप्रैल, क्योंकि हमें तो पैसे से मतलब है ना। फिर हम आते हैं फॉरेन कल्चर में, जहां होता है कैलेंडर ईयर। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग अपने आप को फॉरेनर मानता है जब हम लोग कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, बिकॉज हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट 31 दिसंबर को करता है ना। ओ, बट बिजनेसमैन लोग इतना एक्साइटेड नहीं होता है। बिजनेसमैन लोग तभी एक्साइट होता है जब 1 अप्रैल आता है, राइट। देन एक होता है तुम्हारा असेसमेंट ईयर, जिसको हम लोग ऑडिट ईयर बोलते हैं। टर्म तो असेसमेंट ईयर ही होता है, ठीक है। टर्म तो हमारा असेसमेंट ईयर ही होगा। असेसमेंट ईयर का मतलब है
कि जिस ईयर आपका बिजनेस का असेसमेंट किया जाएगा। जैसे कि आप अभी क्लास 11 में हो, तो ईयर कौन सा चल रहा है? 2022-23, राइट? नहीं, 23-24। एग्जाम कब होगा? 24-25 में, उस ईयर में एग्जाम होता है। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड्स का पढ़ाई पढ़ोगे 24-25 में, लेकिन आपका एग्जाम होगा 25-26। मतलब क्योंकि रिजल्ट तो तभी आएगा ना, यानी जिस ईयर आपने पढ़ाई किया उसका चेकिंग कब हो रहा है, कैसा पढ़ा, प्रॉपर हुआ या नेक्स्ट ईयर ना, उसी को असेसमेंट बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सपोज हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है? अभी चल रहा है 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24। इस पूरा एक साल में तुम बिजनेस में कुछ भी करेगा, उसका चेकिंग कब होगा? नेक्स्ट ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर का चेकिंग चलेगा नेक्स्ट ईयर। नाउ 1 अप्रैल 24 to 31st March 25 is the assessment year for this year. हाँ, नेक्स्ट साल, फिर नेक्स्ट साल नया साल भी चालू हो जाएगा। क्लियर है? सो आई होप आज हमने जितना डिस्कस किया समझ में आया। ठीक है, प्रॉपर्ली रिवाइज करके आना, और एक चीज दिमाग में रखना कि आज आपका रिजल्ट आया है, तो जितना अभी आया है वो तुम्हारा पार स्केल होना चाहिए, उससे नीचे लाइफ में कभी जाना ही नहीं, अब उससे ऊपर ही बढ़ना है अपने। क्लियर है? छोड़ देना, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखना, एंड जो भी आया अच्छा ही आया, आज एंजॉय करो, कल फिर से लग जाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।